हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलेवेंट एसएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम साइंस के 25 प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने भी 25 क्वेश्चन अभी अपलोड किया है, तो ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको जीरो लेवल से लेकर ऊपर तक के प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स आगे हम साइंस के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जो हर टॉपिक पर डिस्कशन वीडियो होगा। उसका डीएनए टेस्ट होगा और उसी टॉपिक से आपको साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको पहले ही बायोलॉजी के अलग वीडियो, एक एक टॉपिक पर डिस्कशन वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे मेरे चैनल पर। अगर आपको बायोलॉजी के डीएनए टेस्ट वाला वीडियो, डिस्कशन वीडियो, डिस्क्रिप्टिव वीडियो अगर बायोलॉजी के अच्छे ढंग से पढ़ाया गया, अगर ये वीडियो आपको चाहिए, ये वीडियो आपको पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको अच्छे ढंग से वीडियो अपलोड मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला प्रश्न है, कैलोरी मापन की इकाई है ऊष्मा। ऊष्मा जो है फ्रेंड्स कैलोरी मापन की इकाई है। ऊष्मा कैलोरी मापन की इकाई है। ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी हुई मालूम पड़ती है। यानी कि कोई भी पानी में अगर कोई छड़ी या डंडा डालेंगे तो ऊपर से वह सीधा मालूम होगा, ऊपर वाला भाग सीधा मालूम, लेकिन पानी के अंदर जैसे ही वह जाएगा तो पानी के सतह के बगल से वह झुका हुआ मालूम पड़ेगा या टेढ़ा मालूम पड़ेगा। तो इसका क्या कारण, यानी कि पानी के अंदर वाला जो डंडा होगा या फिर छड़ होगा वह टेढ़ा मालूम पड़ेगा और ऊपर वाला भाग सीधा रहेगा। तो पानी के अंदर वाला भाग टेढ़ा क्यों मालूम होता है? तो अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी के अंदर छड़ झुका हुआ मालूम पड़ता है। अगला है, मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो मैनोमीटर दाब मापन के लिए करते हैं। मैनोमीटर का प्रयोग दाब मापन के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, सिस्मोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन है सिस्मोलॉजी। यानी कि सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। और अगर लॉजी इसमें लग गया है तो लॉजी मीन्स अध्ययन होता है, यानी कि सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जलयानों की चापने की इकाई है नॉट प्रति घंटा। जलयान की चाल मापने की इकाई है, यानी कि जलयान महासागर, प्रशांत महासागर हो या हिंद महासागर हो, किसी भी महासागर में या जल में जो जलयान चलता है, जहाज चलता है, तो उसकी चाल को कैसे मापा जाता है? तो ऊपर नॉट और नीचे घंटा, नॉट प्रति घंटा से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, घंटा धातु में क्या होता है? तो घंटा मीन्स बेल, यानी कि घंटी जो बजाने वाला था मंदिर में, तो उसमें क्या होता है? तो तांबा और एसएन का मिश्रण होता है। Cu और एसएन का मिश्रण होता है घंटा में। Cu और एसएन का मिश्रण होता है घंटा में। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, धातु का वह गुण जो इसकी शक्ति कम कर देता है जब इसे स्ट्रेस या प्रतिबल के विपरीत लगा दिया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो विश्रांति कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है रेलवे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर पढ़ते प्रश्न, धातु का वह गुण, वह कौन सा गुण है जो इसकी शक्ति कम कर देता है? यानी कि धातु की शक्ति को कम कर देता है जब इसे स्ट्रेस या प्रतिबल के विपरीत लगा दिया जाता है। जब धातु को स्ट्रेस या प्रतिबल के विपरीत लगा दिया जाता है तो इसकी शक्ति को कम कर देता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को विश्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न है, MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MKS प्रणाली में एक SI प्रणाली होता है, एक MKS प्रणाली होता है। तो MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग के प्रत्यास्थता की गुणांक की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये फ्रेंड से पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को आंशिक अथवा पूर्णतः द्रव में डुबा दिया जाता है तो वह उल्लेख अनुभव करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किसका है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है फ्रेंड्स। इसमें सारे आपको प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न पूछे दिए जाएंगे। तो जब किसी पिंड को आंशिक या पूर्णतः, यानी कि आंशिक मीन्स कम, थोड़ा सा, या पूर्णतः द्रव में डुबा दिया जाता है, तो पिंड जब डुबाने पर कुछ जल बाहर निकालता है, तो वह जल निकलता है पिंड के भार के बराबर। यानी कि कोई भी जगह, अगर मान ली कोई पानी में अगर नाव जाता है, नाव डाल दिया जाता है, तो डुबाने पर अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है। तो कोई भी वस्तु, नाव हो या फिर कोई भी वस्तु, डुबाने पर
उसी के भार के बराबर थोड़ा सा जल बाहर निकलता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। यह कथन आर्किमिडीज का है। अगला प्रश्न है, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई है डाइन। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई है डाइन। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। बल की इकाई क्या है? तो डाइन है वह सीजीएस प्रणाली में। अगला प्रश्न है, लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है, यानी कि लोलक की जो लंबाई है 1/4 1/4 हो जाती है। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल इसका 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा अगर लंबाई इसका। तो इसका आवर्तकाल जो होता है टी, इसका आवर्तकाल 1/2 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जिसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर बदल जाती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर बदल जाती है लेकिन स्वयं रासायनिक रूप में परिवर्तन नहीं होता, क्या कहलाता है? तो उत्प्रेरक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक की बदल जाती है लेकिन स्वयं रासायनिक रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रयोग होता है प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग, यानी कि हल्दी का जो पौधा होता है उसका प्रकंद जो होता है उससे खाया जाता है। हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य भाग है उसे प्रकंद कहते हैं। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो श्वास नली। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होता है, श्वास लेने में रोगी को परेशानी होता है, तो ये डिप्थीरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस कौन है? तो मार्स गैस मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4, तो इस मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंगे क्या है? तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रा है और यहाँ पर भी प्रा है, तो अनुप्रस्थ इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। और देखिए एक फ्रेंड से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ध्वनि की तरंगे क्या है? तो ध्वनि की तरंगे अनुदैर्घ्य, यानी कि ध्वनि में भी धा है, ध्वनि में धा होता है और अनुदैर्घ्य में भी धा होता है। तो ध्वनि से धा से ध्वनि, धा से अनुदैर्घ्य, प्रा से प्रकाश और प्रा से अनुप्रस्थ। तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है और ध्वनि की तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की चाल। रेडियो तरंगों की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 10⁸ मीटर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, वह पौधा जिससे तकनीकी रूप से डीजल बनाने की योजना है? तो जेट्रोफा का पौधा, जेट्रोफा। जेट्रोफा एक पौधा है जिसका नाम है जेट्रोफा। इससे तकनीकी रूप से, टेक्निक रूप से डीजल बनाने की योजना है, यानी कि जेट्रोफा के पौधा से डीजल बन सकता है, ऐसा तकनीक विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण क्या है? तो स्ट्रोंशियम, यानी कि पटाखों या पटाखा को जब छोड़ा जाता है या बारूद को छोड़ा जाता है तो लाल रंग निकलता है, यानी कि लाल रंग का आग निकलता है। तो किस कारण से? तो स्ट्रोंशियम के कारण निकलता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि पटाखों या बारूद में, पटाखों में हरे रंग का कारण क्या है? तो बेरिलियम का कारण। हरे रंग का कारण है बेरिलियम का कारण हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी में अधिकता होती है? तो माउंट मारिलो नाइट्राइट की, यानी कि कपास के लिए, कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी उपयुक्त है, इसके लिए काली मिट्टी में क्या होता है जो कपास के लिए उपयोगी है? तो माउंट मारिलो नाइट्राइट। माउंट मारिलो नाइट्राइट काली मिट्टी में होता है जो कपास के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, हवा का बुलबुला जल में कार्य करता है? तो अवतल लेंस द्वारा। हवा का बुलबुला जो है जल में कार्य करता है अवतल लेंस द्वारा। हवा का बुलबुला जल में कार्य करता है अवतल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न है, हानसेग रोग का संबंध है? तो हानसेग रोग का संबंध पीलिया से। हानसेग रोग का संबंध किससे है? तो पीलिया से है। अगला प्रश्न है, लोहे पर लगने वाला जंग। तो लोहे पर जो जंग लगता है वह किसका मिश्रण होता है? तो फेरिक और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, जिसको मिलाकर Fe3O4 बोला जाता है। तो लोहे पर जो जंग लगता है वह किसका मिश्रण होता है? तो फेरिक का मिश्रण होता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, और दोनों को मिलाकर Fe3O4 बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक कौन है? तो अम्लीय वर्षा SO2 है। अम्लीय वर्षा का सबसे प्रमुख घटक जो होता है SO2। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल स्रोत है क्या? तो विद्युत ऊर्जा का। विद्युत सेल जो है स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है विद्युत सेल। अगला प्रश्न है 26 नंबर,
अंगुली का नाखून में, अंगुली का नाखून जो होता है, अंगुली में जो अंगुली का जो नाखून होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन। गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है। अंगुली का जो नाखून होता है उसमें कैरोटीन पाया जाता है और गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है। अगला और सबसे अंतिम प्रश्न है, वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो देखिए ये फ्रेंड्स हमेशा पूछे जाते हैं, एक नाखून वाला फ्रेंड्स और ये वर्षा उपहार वाला। तो वर्षा उपहार भिंडी से संबंधित है, वर्षा उपहार भिंडी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थे जनरल साइंस यानी कि जीके जीएस में जनरल साइंस के 25 प्रश्न जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।